तो ये हमारे पास लैम्डा लाइट चेन के जो जीन्स हैं उनके सेगमेंट्स हैं कुछ, यानी कि उसमें वी सेगमेंट्स भी होते हैं जो लाइट चेन होती है, और उसमें जे सेगमेंट्स भी होते हैं। अब होता क्या है कि जब वेरिएबल पोर्शन बनाना होता है उस एंटीबॉडी का, लाइट चेन का, तो इसमें से एक वी सेगमेंट सेलेक्ट होता है और इसमें से एक वी सेगमेंट सेलेक्ट होता है। तो ये दोनों सेगमेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, फिर एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। अब ये एक दूसरे के करीब किस तरह से आएंगे और इनकी अटैचमेंट किस तरह से होगी और इनके दरमियान जो कंपोनेंट हैं वो किस तरह से रिमूव होंगे, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। और शुरू के जो रीअरेंजमेंट के प्रोसेस होते हैं, चाहे वो लाइट चेन के लिए हो या चाहे फिर हैवी चेन के जो जीन होते हैं, उन दोनों के रीअरेंजमेंट का प्रोसेस शुरू में सेम होता है। तो इसी वजह से शुरू में मैं सिर्फ लाइट चेन को ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जैसे ही इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, लाइट चेन और फिर हैवी चेन में, उनको फिर मैं अलग अलग डिस्क्राइब करूँगा। शुरू में मैं सिर्फ लाइट चेन को ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि शुरू के दोनों प्रोसेस सेम होते हैं, लाइट चेन के लिए भी और हैवी चेन के लिए भी। अब होगा ये है कि दोनों, फर्ज करें ये सेगमेंट है V1 और J1, इन्होंने आके अटैच होना है ताकि एक वो हमारे पास जो है इस तरह का एक कोडिंग सीक्वेंस बन जाए, यानी कि ये J1 अटैच होगा यहाँ से और यहाँ से V1 आके अटैच हो जाए और एक हमारे पास कोडिंग सीक्वेंस बन जाए। तो अब इनकी अटैचमेंट किस तरह से होगी इसको अब हम डिस्क्राइब करेंगे। तो अब होता ये है कि ये हमारे पास जो DNA होता है, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट जिन्होंने आपस में अटैच होना होता है वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं इस तरह से। तो जब ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो ये जो सेंटर का पोर्शन होता है ये ऊपर को एक लूप बना देगा। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ आप लोगों को कि ये फर्ज करें हमारे पास क्या है, जे जीन का सेगमेंट है और ये हमारे पास क्या है, वी जीन के सेगमेंट है। ये V1 समझ लो, सॉरी ये V3 समझ लो, V2 और ये V1 हो गया। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। अब होना फर्ज करें ये V1 और ये जो J है इन्होंने आपस में अटैच होना है J1 ने। तो अब होगा क्या, ये दो सेगमेंट जिन्होंने आपस में अटैच होना है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनका जो दरमियान के जो कंपोनेंट्स होंगे जिन्होंने अटैच नहीं होना, वो एक ऊपर को एक लूप बना देंगे। जैसे यहाँ पे एक देखें लूप बनी हुई है, तो ये कंपोनेंट्स हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब होगा क्या कि ये जो दो सेगमेंट्स हैं J1 और V1 ये तो बाकी रह जाएंगे, और जो ऊपर का कंपोनेंट है ये वाला जो लूप बना हुआ है और इसमें RSS के कंपोनेंट्स, मतलब जैसे यहाँ पे 12 है RSS J के साथ और इसमें RSS 23 है, ये भी इसी ऊपर वाले लूप के साथ कट हो जाएंगे। यानी कि इस तरह से कटिंग हो जाएगी कि सिर्फ हमारा जो कोडिंग रीजन होता है वो बाकी रह जाता है, ऊपर वाला पोर्शन अलग हो जाता है। अब इसी को मैं अब डिस्क्राइब करूंगा यहाँ पे। तो अब ये दोनों सेगमेंट्स V1 और J1 जिन्होंने आपस में अटैच होना है ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये है हमारे पास V1, ये है हमारे पास V1 और दूसरा कौन सा है, J1 है हमारे पास, जिन्होंने एक दूसरे के साथ अटैच होना है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो ये हमारे पास है J1, यहाँ पे मैं बना देता हूँ J1, ठीक है। तो ये हो गया J1। और जो V1 है इसके ऊपर RSS की कौन सी टाइप अटैच है, वो है 23। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये है 23 RSS की टाइप इसके ऊपर अटैच है, ठीक है। और J1 के ऊपर कौन सी RSS की टाइप अटैच है, वो है 12। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये है 12 RSS की टाइप, ठीक है। अब इसमें हम देखें तो ये जो V जीन है इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जो लास्ट में न्यूक्लियोटाइड्स हैं, फर्ज करें वो हैं GC, ठीक है। यानी कि ये किसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये हैं V1 जो सेगमेंट है इसके न्यूक्लियोटाइड हैं, जो कि लास्ट में है न्यूक्लियोटाइड G और C। और ये जो RSS कंपोनेंट है, फर्ज करें इसका जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे वो है T। तो अब हो क्या रहा है कि इस G और इस T के दरमियान फास्फोडाइस्टर लिंकेज है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये V जीन और ये जो सेगमेंट है ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं। और इसी के कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे, यानी कि ये जो GC है इसके कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे कौन से न्यूक्लियोटाइड होंगे, यहाँ पे होंगे G के कम्प्लीमेंट्री होगा यहाँ पे C होगा, और इसके कम्प्लीमेंट्री होगा यहाँ पे G होगा, ठीक है। और इसके कम्प्लीमेंट्री क्या होगा T के, वो होगा A। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसी तरह A और C, इसके दरमियान भी फास्फोडाइस्टर लिंकेज है। तो इन दो लिंकेज की वजह से ये V सेगमेंट और ये जो 23 सेगमेंट है वो एक दूसरे के साथ अटैच है, यानी कि इसके दरमियान फास्फोडाइस्टर जो लिंकेज है और इसके दरमियान जो फास्फोडाइस्टर लिंकेज है, इसकी वजह से ये दोनों सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं। और इसी तरह J सेगमेंट और RSS12 जो है वो भी फास्फोडाइस्टर लिंकेज की मदद से एक दूसरे के साथ अटैच है।
कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसके जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड हैं वो है यहाँ पे फ़र्ज़ करें हैं T और यहाँ पे है A। ये न्यूक्लियोटाइड किसके हैं? J जीन के हैं जो कि लास्ट में है। और यहाँ पे फ़र्ज़ करें इसके न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे इसका भी यहाँ पे क्या है? T है, ठीक है। और यहाँ पे इसके कम्प्लीमेंट्री क्या होगा? इधर इसका T का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा? यहाँ पे A होगा और इस A का कम्प्लीमेंट्री क्या यहाँ पे क्या होगा? T होगा। और इसी तरह इसका जो न्यूक्लियोटाइड है T, इसका कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे क्या होगा? A होगा। और इसी तरह इन दोनों में जो फास्फोडाइस्टर लिंकेज है, इनकी वजह से ये J सेगमेंट और ये जो 12 RSS12 है वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के करीब आ गए हैं और ये जो सेंटर का पोर्शन होता है वो एक लूप बना लेगा। तो यहाँ पे मैं लूप बना देता हूँ इस तरह की, यानी कि इस तरह की एक लूप बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की एक लूप बन जाएगी और इस लूप में क्या प्रेजेंट है? V2 सेगमेंट प्रेजेंट है और V3 सेगमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं V2 सेगमेंट बना देता हूँ। ये है V2 सेगमेंट, ये है V2 सेगमेंट और इसी तरह ये क्या है? V3 सेगमेंट है, उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये है V3 सेगमेंट और इस V2 के साथ भी क्या अटैच है? RSS23 अटैच है और इस V3 के साथ भी RSS23 अटैच है। अब रीअरेंजमेंट का मकसद यही होता है कि ये जो कोडिंग पोर्शन है V1 और J1 इनको आपस में अटैच करवाना है। बाकी ये जो कंपोनेंट्स हैं, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, ये कंपोनेंट्स, ये यानी कि ये कंपोनेंट्स, यानी इससे ऊपर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको यहाँ से अलग किया जाए। और ये जो कंपोनेंट्स हैं V1 यानी V1 जो जीन है इसका ये जो सेगमेंट है V1 और J1 का जो सेगमेंट है इसको अलग किया जाए। तो अब इसको अलग करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं उनको हम कहते हैं RAG1 एंड RAG2। ये क्या होते हैं? रिकम्बिनेज एंजाइम होते हैं और इनकी नेचर होती है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के तौर पे बिहेव करते हैं। RAG1 एंड RAG2। जो RAG1 होता है वो डायरेक्टली ये जो RSS कंपोनेंट है इनको डिटेक्ट करता है और इनके ऊपर जाके अटैच हो जाता है। तो RSS के ऊपर ये RAG1 आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये RAG1 इधर आके अटैच हो जाएगा, RSS कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करेगा और इनके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। तो जब RAG1 यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो अब क्या होता है? इस RAG1 के ऊपर अब RAG2 आके अटैच हो जाता है। यानी कि जो RAG2 होता है वो डायरेक्टली इन कंपोनेंट्स यानी कि जो RSS कंपोनेंट होते हैं इनके ऊपर डायरेक्टली आके अटैच नहीं हो सकता, बल्कि जब RAG1 आके अटैच होता है तो उसके बाद RAG2 RAG1 के ऊपर आके अटैच होता है। तो ये हो गया RAG2, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ये है RAG2, ठीक है। तो अब क्या होगा? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो RAG1 है इसकी नेचर क्या होती है? एंडोन्यूक्लियस नेचर होती है। और ये जो जीन्स होते हैं इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि ये उसका होता है 5 एंड यानी 5 प्राइम एंड होता है और ये जो है G, ये जो है न्यूक्लियोटाइड, ये है उसका 3 एंड, यानी इस तरह से इसका सीक्वेंस होता है और यही ट्रांसक्रिप्शन सीक्वेंस होता है 5 to 3। और ये जो G है ये क्या है? 3 प्राइम एंड है। और इसी तरह जो J सेगमेंट है इसका ये भी क्या है? 5 एंड है और ये क्या है? इसका T जो है इसका 3 एंड है, ठीक है। तो अब ये RAG1 क्या करेगा? ये जो 3 एंड पे न्यूक्लियोटाइड होता है और ये जो T होता है यानी कि जो V जीन का न्यूक्लियोटाइड है और ये जो RSS कंपोनेंट है इसका न्यूक्लियोटाइड, जिसकी मदद से ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच थे, इनके दरमियान जो फास्फोडाइस्टर लिंकेज है उसको ये RAG1 आके ब्रेक कर देगा। तो जब यहाँ पे इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी तो अब क्योंकि ये 3 एंड था और 3 एंड पे हमें पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वहाँ पे OH प्रेजेंट होता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे फास्फोडाइस्टर लिंकेज ब्रेक हो गया है T और C के दरमियान, तो यहाँ पे G जो है इसके ऊपर जो OH होगा वो क्या हो गया है? फ्री हो गया है। तो OH क्या हो गया है? फ्री हो गया है। और इस तरह यहाँ पे भी जो RAG1 है वो T और T के दरमियान जो फास्फोडाइस्टर लिंकेज है उसकी ब्रेक डाउन करवा देगा और यहाँ पे भी जो OH होगा वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे भी OH फ्री हो गया है और यहाँ पे भी OH फ्री हो गया है। तो OH क्या होता है? यानी कि जो OH फ्री आयन होता है वो क्या करता है? एक्चुअली वो होता है न्यूक्लियोफिलिक होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक होता है। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स कि ये क्या करेगा? जो इसके कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे कंपोनेंट है, मसलन जैसे यहाँ पे ये C है, इसके ये वाला कंपोनेंट नहीं जो कि RSS के ऊपर प्रेजेंट है, A नहीं, बल्कि जो उसका V सेगमेंट का जो उसका कम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट होगा उसके ऊपर ये अटैक कर देगा OH। तो ये OH क्या करेगा? G के ऊपर जो OH है वो इस C का जो कंपोनेंट है इसके ऊपर आके अटैक कर देगा। तो जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे A और C के दरमियान फास्फोडाइस्टर लिंकेज है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा।
जो फर्स्ट यहाँ पे फास्फोडाइस्टर लिंकेज ब्रेक हुआ था वो रैग 1 की वजह से हुआ है। अब यहाँ पे जो दूसरा फास्फोडाइस्टर लिंकेज ब्रेक हो रहा है वो इस रैग 1 की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इस OH जो फ्री हो गया था उसकी वजह से इन दोनों के दरमियान जो लिंकेज था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अब इसके दरमियान जो दोनों लिंकेज यहाँ पे ब्रेक हो गए हैं, 23 के दरमियान जो V1 और 23 के दरमियान जो दोनों लिंकेज थे वो दोनों ब्रेक हो गए हैं। अब 23 क्या हो गया है, अलग हो गया है V1 से। ठीक है, तो इस तरह का एक ये हेयर पिन बन जाएगी इस तरह की। ठीक है, और इसमें भी यही होगा कि इसका जो T सेगमेंट जो है या जो T न्यूक्लियोटाइड है उसका OH यहाँ पे फ्री हो गया है। तो अब ये भी क्या करेगा, ये OH जो है जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होगा उसके ऊपर ये OH अटैक कर देगा। तो यहाँ पे जब ये इसको अटैक करेगा तो यहाँ पे इनके दरमियान जो फास्फोडाइस्टर लिंकेज है वो भी अब क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ पे एक पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये जो है RSS कंपोनेंट्स RSS 12 और RSS 23 इनमें इस तरह की हेयर पिन नहीं बनी, बल्कि ये क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हुए। तो इस एंड को हम कहते हैं ब्लंट एंड। यानी कि ब्लंट एंड क्या होता है, DNA के जो स्ट्रैंड होते हैं वो इस तरह के अगर इक्वली हो और एक दूसरे के साथ इस तरह के अटैचमेंट ना हो तो उसको हम कहते हैं ब्लंट एंड। मसलन अगर यहाँ पे A है और T है, G C है तो ये क्या होगा, ब्लंट एंड होगा। और इसी तरह एक और दूसरा अगर न्यूक्लियोटाइड है वहाँ पे C है और G है तो ये क्या होंगे, इसे हम कहते हैं ब्लंट एंड कहते हैं। तो यहाँ पे देखें ब्लंट एंड हो गए हैं दोनों, ये यहाँ पे ब्लंट एंड हो गया है और यहाँ पे भी क्या है, ब्लंट एंड है। और ये जो V सेगमेंट था जीन का यहाँ पे हेयर पिन बन गई है और J सेगमेंट था यहाँ पे भी क्या बन गई है, हेयर पिन बन गई है। अब ये जो दोनों ब्लंट एंड होते हैं, ये वाला ब्लंट एंड और ये वाला ब्लंट एंड, ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। वो किस तरह से, उसमें एक्चुअली होता ही है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं फिर बाद में आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, यानी कि फिलहाल यहाँ पे जो V जीन है और जो J जीन का सेगमेंट है यहाँ पे हेयर पिन बन गई है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ पे इसको मैं अलग कर देता हूँ, बाद में मैं समझाऊंगा कि ये V जीन और J जीन किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। फिलहाल मैं बताता हूँ कि ये जो ब्लंट एंड है ये किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और ये इस तरह से अलग होके जो सेल है उससे ये आउटसाइड रिमूव हो जाएगा। तो अब होता यह है कि ये जो ब्लंट एंड होते हैं ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। मसलन जैसे यहाँ पे मैं ऐसा बना देता हूँ कि यहाँ पे 23 था, ये है 23, ये हो गया उसका DNA, ये हमारा जो DNA है। ठीक है, ये हो गया DNA, ये है उसका 23 एंड। ठीक है, ये है 23 एंड और ये है हमारे पास जो है 12 एंड यहाँ पे है। ठीक है, ये है 12 एंड और इन दोनों का क्या हो गया था, ब्लंट एंड थे यहाँ पे। तो ये दोनों ब्लंट एंड क्या होंगे, एक दूसरे के साथ लिंकेज बना देंगे। तो ये लिंकेज कौन बनाता है, ये एक्चुअली जो DNA रिपेयरिंग एंजाइम होते हैं वो इन दोनों के दरमियान लिंकेज बना देंगे। तो अब ये देखिए क्लोज लिंक बन गया है। तो ये जो क्लोज लिंक बना है उससे ये अलग एक लूप क्रिएट हो गया है। अब ये वो लूप है जिसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनकी अब ज़रूरत नहीं है। तो जब ये बी सेल की डेवलपमेंट हो रही होती है तो ये कंपोनेंट सेल से इरेडिकेट करवा दिए जाते हैं। और यहाँ पे ये जो जॉइंट बन गया है इसको हम कहते हैं सिग्नल जॉइंट, सिग्नल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो एक्सेसरी कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कंपोनेंट है वो अब रिमूव हो गया है। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में रिमूव हो गया है। अब हमने देखना है कि J1 और V1 अब किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, क्योंकि ये दरमियान का पोर्शन तो रिमूव हो गया है। अब यहाँ पे हेयर पिन बन गई है और यहाँ पे भी हेयर पिन बनी हुई है। अब ये हेयर पिन किस तरह से ब्रेक डाउन होगी और ये V1 और J1 एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच होंगे, अब इसको हम देखते हैं। तो अब हमारे पास V1 सेगमेंट और J1 सेगमेंट, जो कि ये सेगमेंट था और ये सेगमेंट था, ये अलग हो गए हैं और ये जो दरमियान का पोर्शन है वो रिमूव हो गया है। अब हमने देखना है ये दोनों सेगमेंट V1 और J1 सेगमेंट किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। और इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे एक हेयर पिन बन चुकी है इसके दरमियान, यानी कि T और A के दरमियान लिंकेज बन गया है और G और C के दरमियान एक लिंकेज बन गया है। तो अब क्या होता है, जो DNA रिपेयरिंग होती है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं, अब वो यहाँ पे आएंगे। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन होती है उसको हम कहते हैं KU प्रोटीन। KU प्रोटीन, जो KU प्रोटीन होती है उसके दो सब यूनिट होते हैं, एक को हम कहते हैं KU70 और एक को हम कहते हैं KU80। KU प्रोटीन होगी KU70 और KU80। और इसी तरह एक और आएगी, यहाँ पे भी आके अटैच हो जाएगी KU, तो यहाँ पे भी KU आके अटैच हो जाएगी
इस तरह से, यानी कि KU 70 आके अटैच होगी और KU 80 आके अटैच हो जाएगी। अब इस KU के ऊपर एक और कंपोनेंट आके अटैच होता है, वो भी DNA रिपेयरिंग में इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है, उसको हम कहते हैं DNA PK। तो यहाँ पे DNA PK आके अटैच हो जाएगा यहाँ पे इधर, ठीक है। KU जो कंपोनेंट है इसके ऊपर आके अटैच हो जाएगा, यानी कि इधर और इधर इनके दरमियान एक ये लिंक प्रोवाइड करेंगे दोनों, और इसको ये जो DNA PK है उसको इधर आके अटैच करवा देंगे। अब इस DNA PK के ऊपर एक और एंजाइम आके अटैच हो जाता है जिसे हम कहते हैं RTMS। क्या कहते हैं उसको हम? RTMS। तो यहाँ पे RTMS आके अटैच हो जाएगा, इसकी स्पेलिंग होती है ARTEMIS, ये आके अटैच हो जाएगा। DNA PK मीन्स DNA प्रोटीन काइनेज, यानी कि ये काइनेज एंजाइम के तौर पे बिहेव करता है। तो अब ये क्या करता है, जो RTMS है इसकी फास्फोरिलेशन करवा देता है, तो यहाँ पे ये इसमें फास्फेट को ऐड करवा देता है। तो जब ये RTMS इसके अंदर फास्फेट ऐड हो जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और ये जो RTMS है ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के तौर पे भी काम करता है और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के तौर पे भी काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखेंगे कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के तौर पे किस तरह से बिहेव करेगा, बाद में इसकी एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी को भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये जो RTMS होता है ये क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के तौर पे बिहेव करता है। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, जो DNA होता है उसको सेंटर से कट कर देता है, किसी भी यानी कि जो पेरिफेरल पोर्शन होता है वहां से न्यूक्लियोटाइड रिमूव नहीं करता बल्कि सेंटर से रिमूव करता है। तो ये जो RTMS होगा ये कहीं से भी न्यूक्लियोटाइड को रिमूव या जो फास्फोडाइस्टर लिंकेज है उसको ब्रेक डाउन करवा सकता है। मसलन ये भी अगर यहाँ से भी कट करेगा तो ये भी क्या होगा, क्योंकि इनके दरमियान एक लिंक बन गया है तो ये चेन इस तरह से बनी हुई है, ये क्लोज लूप है। तो अगर यहाँ से भी इसको ब्रेक डाउन करवाएगा तो ये भी क्या होगी, इसकी एंडोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी होगी। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो फिर ये एक्सोन्यूक्लियस होगा, लेकिन यहाँ से अगर करवाएगा तो ये क्या होगी, उसकी एंडोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी होगी। तो ये जो RTMS होता है ये रैंडमली फास्फोडाइस्टर को ब्रेक डाउन करवा देता है। मसलन यानी कि ये इधर से भी फास्फोडाइस्टर लिंकेज ब्रेक डाउन करवा सकता है, इधर से भी करवा सकता है, इधर से भी करवा सकता है, इधर से भी, इधर से भी, यानी कि रैंडमली ये फास्फोडाइस्टर लिंकेज को ब्रेक डाउन करवाता है। और मोस्टली ये 3 प्राइम ओवरहेड बनाता है। ये 3 प्राइम ओवरहेड क्या होता है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये DNA का स्ट्रैंड है और एक स्ट्रैंड बड़ा है और एक स्ट्रैंड छोटा है, तो ये जो बड़ा स्ट्रैंड है ये क्या बनाएगा, इसको हम कहते हैं ओवरहेड। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम कहते हैं ओवरहेड, ठीक है। यानी कि स्ट्रैंड एक बड़ा हो और एक छोटा होगा तो ये जो स्ट्रक्चर होगी इसको हम कहते हैं ओवरहेड। तो ये जो है अगर ये 5 एंड है और ये 3 एंड है तो यहाँ पे अगर जो 3 एंड पे ओवरहेड बनेगा उसको हम कहते हैं 3 प्राइम ओवरहेड। और अगर इस तरह का ओवरहेड बन जाए, इस तरह का नीचे वाला अगर स्ट्रैंड बड़ा हो, यानी कि ये जो है 3 to 5 वाला स्ट्रैंड अगर बड़ा होगा तो ये क्या होगा, 5 प्राइम ओवरहेड, और ये क्या है 3 प्राइम ओवरहेड। तो ये जो RTMS होता है ये मोस्टली क्या करता है, 3 प्राइम ओवरहेड बनाता है। वो किस तरह से, जैसे मैंने बताया हुआ कि ये जो DNA है इसकी अरेंजमेंट किस तरह से है, यहाँ पे ये है 5 एंड और ये क्या है इसका 3 एंड है, और इसी तरह ये क्या है इसका 5 एंड है और ये क्या है इसका 3 एंड है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो 3 एंड पे ये जो न्यूक्लियोटाइड है G, इसके यहाँ से ये ब्रेक डाउन करवा देगा RTMS। तो जब इसकी यहाँ से ब्रेक डाउन होगी तो अब ये सेगमेंट क्या हो जाएगा, इस तरह को सीधा हो जाएगा यहाँ से ऐसे। तो जब ये सीधा हो जाएगा तो यहाँ पे मैं इसको इधर से बना देता हूँ कि ये सेगमेंट अब यहाँ से स्ट्रेट हो गया है इस तरह से, ठीक है। तो अब ये जो सेगमेंट है ये ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा C, और यहाँ पे क्या अटैच होगा, G अटैच होगा। और ये कौन सा एंड है, ये है 3 एंड। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं 3 प्राइम ओवरहेड। और ओवरहेड क्यों कह रहे हैं कि इसका एक सेगमेंट छोटा है और ऊपर वाला जो DNA का सेगमेंट है वो बड़ा है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं ओवरहेड। और इधर भी जो होती है J जीन का जो सेगमेंट होता है, यहाँ पे भी RTMS क्या करता है, 3 प्राइम ओवरहेड बनाएगा। तो इसकी अरेंजमेंट किस तरह से है, ये इसका कौन सा एंड है, ये इसका है 3 प्राइम एंड है, और ये क्या है उसका 5 प्राइम एंड है, और ये कौन सा है उसका 5 प्राइम एंड है, और ये क्या है उसका 3 प्राइम एंड है। तो ये अब ये क्या करेगा, इसके यहाँ से ब्रेक डाउन करवा देगा, क्योंकि ये इसका क्या है 3 एंड है, ये वाला पोर्शन जो है। जब इसके यहाँ से ब्रेक डाउन होगी तो अब ये इधर को ऐसे हो जाएगा, जैसे ये इधर को हो गया था ये इधर को हो जाएगा। तो अब इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगी कि यहाँ पे ये चेन हो जाएगी इस तरह स्ट्रेट, क्योंकि ये इधर को आ गया है, और यहाँ पे अटैच होगा T, ये वाला T इधर आ गया और ये वाला A इधर आ जाएगा। और ये क्या है इसका 3 एंड है, तो ये क्या हो गया 3 ओवरहेड। और ओवरहेड जैसे मैंने आप लोगों को बताया
कि अगर डीएनए का एक सेगमेंट बड़ा हो और दूसरा छोटा हो तो उसको हम कहते हैं ओवरहेड। और इधर से ये भी रिमूव हो गया है और ये भी रिमूव हो गया है, तो ये क्या बन गया है, ओवरहेड बन गया है। ठीक है, अब ये जो ओवरहेड बन गया है, यहाँ तक जो स्टेप होता है वो हैवी चेन जो होती है रीअरेंजमेंट, उसमें भी ये यहाँ तक सेम स्टेप होता है। और जो लाइट चेन की जो जीन्स की रीअरेंजमेंट होती है उसमें भी यहाँ तक सेम स्टेप होते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्टेप होते हैं हैवी चेन में, उसको पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि इससे आगे जो हैवी चेन होगी वो किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होंगी। और जैसे हमें पता है कि जो हैवी चेन होती है उसमें V और J जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पे क्या है, D सेगमेंट प्रेजेंट है हमारे पास, और उसका भी यही मैकेनिज्म होगा सेम। जैसे कि यहाँ पे 12 है D, अगर फर्स्ट यहाँ पे D 12 है और यहाँ पे V 23 है, तो उसमें भी यही होना है कि ये दोनों सेगमेंट एक दूसरे के करीब आने थे और वही प्रोसेस होना था कि ये दरमियान वाला पोर्शन रिमूव हो जाएगा और ये जो सेगमेंट है D और V1 एक दूसरे के साथ इसी तरह ही अटैच होंगे। यानी कि सारे जो प्रोसेस होंगे वो बिल्कुल इसी तरह ही होंगे। अब ये जो हैवी चेन होती है इसमें दो स्टेप्स होते हैं एक्स्ट्रा। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसमें से न्यूक्लियोटाइड्स कुछ रिमूव कर दिए जाते हैं। और एक और इसमें स्टेप होता है, उसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड रिमूवल और न्यूक्लियोटाइड एडिशन का स्टेप होता है जब हैवी चेन्स की डीएनए की रीअरेंजमेंट हो रही होती है। तो अब इसमें क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी होगी। और एक्सोन्यूक्लियस जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो आर्टीमेस होता है ये एंडोन्यूक्लियस के तौर पे भी बिहेव करता है और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के तौर पे भी बिहेव करता है। तो ये आर्टीमेस है, ये क्या करेगा, अब ये जो टर्मिनल कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट करें इसके जो कंपोनेंट्स हैं टर्मिनल G और C, इसको यहाँ से रिमूव करवा देगा। तो ये रैंडमली रिमूव करवाता है, किसी भी कंपोनेंट्स को ये रिमूव करवा, यानी किसी भी न्यूक्लियोटाइड्स को ये रिमूव करवा सकता है। तो फर्स्ट करें यहाँ से इसने रिमूव करवा दिए हैं जो G और C थे उसको। अब क्या होगा, अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की एडिशन होगी, और जो न्यूक्लियोटाइड की एडिशन होती है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं TDT, यानी कि टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज। ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, नॉन टेम्पलेट बेस्ड डीएनए की प्रोडक्शन करवाता है। नॉन टेम्पलेट बेस्ड डीएनए की प्रोडक्शन क्या होती है कि जो टेम्पलेट बेस होती है उसमें क्या होता है कि एक हमारे पास टेम्पलेट प्रेजेंट होता है। मतलब जैसे डीएनए का एक स्ट्रैंड प्रेजेंट है ATCA, तो ये हमारे पास स्ट्रैंड एक प्रेजेंट है, एक टेम्पलेट प्रेजेंट है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इस स्ट्रैंड को रीड करके नए न्यूक्लियोटाइड बनाता जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे A है, इसके साथ T अटैच करवा देगा, T के साथ A और C के साथ G और A के साथ T। यहाँ पे एक टेम्पलेट प्रेजेंट था, इसको रीड करके पॉलीमरेज एंजाइम ने क्या किया, एक नया स्ट्रैंड बना दिया है। ये क्या होता है, टेम्पलेट बेस्ड डीएनए की सिंथेसिस होती है। और नॉन टेम्पलेट बेस्ड डीएनए की सिंथेसिस क्या होती है कि उसमें कोई टेम्पलेट या कोई पहले से न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट नहीं होता, अपने आप से कोई न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाता है ये एंजाइम। तो इसको हम कहते हैं नॉन टेम्पलेट बेस्ड डीएनए सिंथेसिस। तो अब यहाँ पे TDT क्या करेगा, अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देगा। फर्स्ट में यहाँ पे वो ऐड करता है CTCA को, और इसी तरह जो नीचे वाला स्ट्रैंड है इसमें वो ऐड करता है GCGA को, AT को। यानी कि यहाँ पे उसने 5 न्यूक्लियोटाइड ऐड किए हैं और यहाँ पे उसने 4 न्यूक्लियोटाइड ऐड किए हैं। और ये किसी टेम्पलेट के बेस पे नहीं हुए, उसने अपने आप से अपनी, यानी कि उसकी रैंडमली उसने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे ऐड किए हैं TDT ने। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो नॉन टेम्पलेट बेस्ड न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए हैं इनकी क्या होगी, आपस में पेयरिंग होगी। मसलन जैसे यहाँ पे G और C एक दूसरे के साथ पेयर हो सकते हैं, और इसी तरह T और A एक दूसरे के साथ पेयर हो सकते हैं, लेकिन A और C एक दूसरे के साथ पेयर नहीं हो सकते, और इसी तरह C और T एक दूसरे के साथ पेयर नहीं हो सकते। तो वो कंपोनेंट्स जो कि नॉन टेम्पलेट बेस, यानी कि वो अमाइनो एसिड जो कि नॉन टेम्पलेट बेस ऐड हुए थे और जो यहाँ पे यानी कि टर्मिनल पोर्शन पे हैं और पेयर नहीं हो रहे, तो इनको एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स की मदद से इनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे A को रिमूव कर दिया जाएगा, और इसी तरह यहाँ से जो T जो है जो कि इसके साथ मैच नहीं कर रहा C के साथ, इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, तो यहाँ पे एक देखें टेम्पलेट बन गया है जिसका CGCTC, और इसी तरह
TATAGCGA, तो ये एक टेम्पलेट बन गया है। अब क्या होगा, DNA रिपेयरिंग एंजाइम आएंगे और उसमें डिफरेंट पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अब टेम्पलेट बेस्ड न्यूक्लियोटाइड की एडिशन करवाएंगे। मसलन जैसे यहाँ पे इस स्ट्रैंड को रीड करेंगे, ये जो है स्ट्रैंड, ये जो ओवरहैंग बना हुआ है, इसके साथ यहाँ पे C के कम्प्लीमेंट्री किसको अटैच करवाएंगे, यहाँ पे ये अटैच करवा देंगे G को, और G के कम्प्लीमेंट्री किसको अटैच करवाएंगे, C को अटैच करवाएंगे, और C के किसके कम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा, G होगा। और इसी तरह इस स्ट्रैंड को रीड किया जाएगा और यहाँ पे एज अ टेम्पलेट के तौर पे, और यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे T के कम्प्लीमेंट्री कौन सा अटैच होगा, A अटैच होगा यहाँ पे, ठीक है, इसके कम्प्लीमेंट्री, और A के कम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा, T अटैच होगा, और T के कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, A अटैच होगा, और A के क्या होगा, T होगा। और इसी तरह जो G है, इसके कम्प्लीमेंट्री कौन सा अटैच होगा, इसको मैं यहाँ से रेड से बना देता हूँ, ये हो जाएगा C अटैच होगा यहाँ पे, और C के कम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा, G आके अटैच हो जाएगा। और इसी तरह ये DNA लाइगेज एंजाइम आएगा, वो क्या करेगा, ये जो इनके दरमियान स्पेस है इसको भी अब फिल कर देगा, यानी कि इनके दरमियान फॉस्फोडाइस्ट्रल लिंकेज बना देगा। जब इनके दरमियान फॉस्फोडाइस्ट्रल लिंकेज बनेगा तो अब ये दोनों जो हैं D सेगमेंट और B सेगमेंट जो हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है या ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। मतलब जैसे यहाँ पे देखें AT और यहाँ से देखें AT, तो इन सीक्वेंसेस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, या इसको हम P सीक्वेंस भी कहते हैं। तो ये जो होती है हैवी चेन की फॉर्मेशन, तो उसमें P सीक्वेंस यहाँ पे बनते हैं, इसको हम P सीक्वेंस की भी कहते हैं और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी कहते हैं। और ये वो सीक्वेंस हैं जो कि न्यू ऐड हुए थे, यानी कि नॉन टेम्पलेट बेस ऐड हुए हैं। तो ये जो नॉन टेम्पलेट बेस न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए हैं इनको हम कहते हैं N न्यूक्लियोटाइड्स, और इनको हम कहते हैं P न्यूक्लियोटाइड्स या फिर P सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो यानी कि जो हैवी चेन होती है, जब उसमें B सेगमेंट और जो D सेगमेंट होता है इसके जीन्स अटैच हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें कुछ न्यू कंपोनेंट्स ऐड होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, उसमें P न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं और N न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं। तो इस तरह से क्या होती है, जो हैवी चेन होती है उसके जीन्स की रीअरेंजमेंट होती है। अब हम देखते हैं कि जो लाइट चेन होती है उसमें जीन्स की जो यानी कि B सेगमेंट और जो J सेगमेंट है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच होंगे, जो कि हम शुरू में देख रहे थे। तो जो लाइट चेन थी उसमें भी ओवरहैंग बन गए थे, यानी कि जो V सेगमेंट था और जो J सेगमेंट था वहाँ पे भी ओवरहैंग बन गए थे। तो यहाँ पे जैसे हमने शुरू में देखा था कि यहाँ पे GC ओवरहैंग बन गया था और यहाँ पे TA ओवरहैंग बन गया था। जो हैवी चेन के जो जीन्स थे उसकी जब रीअरेंजमेंट हो रही थी तो उसमें एक्सोन्यूक्लियस और ये जो है TDD एंजाइम एक्ट कर रहे थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें जस्ट यहाँ पे इसकी रिपेयरिंग हो जाएगी, यानी कि इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको रीड किया जाएगा और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ऐड किया जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो ओवरहैंग बन गया है इसको एज अ टेम्पलेट लिया जाएगा, और यहाँ पे जो DNA रिपेयरिंग एंजाइम होंगे वो ये जो न्यू यहाँ पे बनाएंगे इसको रीड करेंगे और यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देंगे। मतलब जैसे यहाँ पे G है तो यहाँ पे C ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे C है तो यहाँ पे G ऐड होगा, G के साथ यहाँ पे C और C के साथ यहाँ पे G ऐड हो जाएगा। और इसी तरह ये जो स्ट्रैंड है जो ओवरहैंग यहाँ पे बन गया था इसको भी एज अ टेम्पलेट लिया जाएगा और यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जाएगा। तो इसी तरह से इसके भी न्यू न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे ऐड होंगे। मतलब जैसे यहाँ पे A है तो यहाँ पे क्या अटैच होगा, T है तो यहाँ पे A होगा, A है तो यहाँ पे T होगा, और T है तो यहाँ पे A हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब जैसे ये देखें CA और यहाँ से ये देखें CA, और इसी तरह ये देखें TA और ये क्या है TA, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये क्या है, जैसे मैंने बताया था कि जो हैवी चेन थी उसमें इनको हमने क्या कहा था, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, या फिर इनको हम कहते हैं P न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पे ये क्या होंगे, P न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ये भी क्या होंगे, P न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो लाइट चेन के जब जीन्स की रीअरेंजमेंट हो रही होती है तो उसमें जस्ट कौन से न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, P न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, यानी इनमें एडिशन होती है जस्ट P न्यूक्लियोटाइड्स की। और जो हैवी चेन के जो जीन्स की रीअरेंजमेंट हो रही होती है उस वक्त P न्यूक्लियोटाइड भी ऐड होते हैं और N न्यूक्लियोटाइड भी ऐड होते हैं। तो ये होता है जीन्स की रीअरेंजमेंट का प्रोसेस। इसमें हमने देखा कि हैवी चेन के जीन्स किस तरह से एक दूसरे के साथ रीअरेंज होगी और जो लाइट चेन की जीन्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रीअरेंज होगी।
इसमें हमने हर टॉपिक को, हर जो उसमें पॉइंट था सबको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो आई होप आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।